हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में हुए पेपर के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है वो है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इन विच स्टेट इज़ द डिफरेंस इन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट द हाईएस्ट। कि जो 2011 की जनसंख्या है उसके अनुसार जो पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो हमारे ऑप्शन हैं राजस्थान, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो जो इस सवाल का करेक्ट आंसर है वो होगा राजस्थान। तो चलिए जो राजस्थान की लिटरेसी रेट है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो राजस्थान की लिटरेसी रेट है वह 66.11% और जो यहाँ की मेल लिटरेसी है वो है अप्रोक्स 80%। जो प्रीसाइज है वो है 79.19% और फीमेल लिटरेसी है वो है 52.12। तो जहाँ तक इनके अंतर की बात है वो होगा रफली 17%, जो कि पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट है किसी भी स्टेट में मेल और फीमेल की लिटरेसी रेट का डिफरेंस। तो हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इज नोन टू बी एकाहार्य। जो नीचे दिए गए क्लासिकल डांसेस है उनमें से कौन से डांसर को एकाहार्य कहा जाता है, जिसमें वेयर वन डांसर टेक्स ऑन मैनी रोल्स इन ए सिंगल परफॉर्मेंस। कि जहाँ एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। तो जो हमारे ऑप्शंस है वो है कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर है वो मोस्टली पता ही होगा। इसका आंसर है भरतनाट्यम। इसमें एक ही डांसर होता है, वो ही डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। तो चलिए भरतनाट्यम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि जो भरतनाट्यम है वो इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में से संबंधित है। इसके दो और नाम हैं, एक है सादिरट्टम और दूसरा दासियट्टम। और इसके बारे में एसएससी एक सवाल और पूछता है कि इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन कर दिया गया था, तो वो बैन कब किया था। तो 1910 में इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा बैन कर दिया गया था। और इसकी जो फेमस डांसर्स है उसमें सबसे पहले नाम आता है यामिनी कृष्णामूर्ति। ये भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी की भी डांसर है। इसके बाद मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुंडेल और बाला सरस्वती। ये 5 नाम आपको याद रखने। जैसे जैसे हम और सवाल देखेंगे हम बाकी डांसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022-23 की जो 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे। तो जो हमारे ऑप्शंस है वो है मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। तो जो इस सवाल का करेक्ट आंसर है वो होगा मोहम्मद शमी। तो ये 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो ये जो वर्ल्ड कप था ये 13th एडिशन का वर्ल्ड कप था और इसकी होस्ट कंट्री थी वो थी इंडिया। और इंडिया में 4th टाइम आईसीसी वर्ल्ड कप है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसको आपको मोस्टली पता ही होगा कि विनर था ऑस्ट्रेलिया और रनर अप टीम थी इंडिया। और इसमें 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये इवेंट 5 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर 2023 तक चला था। और इसमें जो मोस्ट रन थे वो विराट कोहली के थे 765 रन्स।
और जो मैक्सिमम विकेट थी वो थी मोहम्मद शमी की 24 विकेट्स, और इसमें जो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थे वो थे विराट कोहली। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच मूवमेंट लेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती advocated for a return to the teaching of Veda? स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने की वकालत की थी? तो अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो इसमें आप इजीली आंसर वो मार्क कर सकते हैं आर्य समाज, क्योंकि जो बाकी मूवमेंट्स है उनके फाउंडर भी डिफरेंट है, इनका टाइम पीरियड भी डिफरेंट है। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं आर्य समाज के बारे में, कि जो आर्य समाज है उसकी फाउंडेशन 1875 में की गई थी बॉम्बे में, और ये इसकी स्थापना कहाँ हुई? ये इस साल MTS के पेपर में भी ये सवाल पूछा गया था कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, तो ये इसका आंसर होगा बॉम्बे। तो आर्य समाज से रिलेटेड एक और मूवमेंट आता है शुद्धि। इसमें जो हिंदुइज्म से बाकी रिलीजन में कन्वर्ट हुए थे उनके लिए ये प्रोग्राम चला गया था, और जो इसके फाउंडर थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड एक बुक अक्सर जो पूछी जाती है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ द रिवर सतलुज विच इज़ ए पार्ट ऑफ सप्त सिंधु रिवर मेंशन इन ऋग्वेदा? कि जो इनमें से कौन सा नाम चार नामों में से जो सतलज के लिए वेदों में मेंशन किया गया है? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है अस्किनी, ये था चिनाब के लिए। स्तुद्री, ये था सतलज के लिए। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये है बी स्तुद्री। वित्सता व्यासरे और के लिए वित्सता का मेंशन किया गया है, और पुरुषनी है वो थी रावी। तो चलिए एक बार इन रिवर को अच्छी तरह से देख लेते हैं। जो सबसे पहले जो मेन रिवर है वो है इंडस। इंडस को सिंधु के नाम से मेंशन किया गया है। चेनाब को अस्किनी के नाम से मेंशन किया गया है, और जो रावी है इसको पुरुषनी और इरावती दो नामों से मेंशन किया गया है। जो व्यास रिवर है इसको विपाशा के नाम से मेंशन किया गया है। सतलुज का हमने देखा जैसे कि सतुद्री, और घग्गर को दृष्टावती। तो जो ये रिवर है ये मोस्टली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। जो इंडस है उसका है सिंधु, चेनाब का अस्किनी, रावी का पुरुषनी और इरावती, व्यास का विपाशा, सतलुज का स्तुद्री और घग्गर का दृष्टावती। तो चलिए हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान? की इनमें से कौन सा सेक्टर है उसको जो पहला 5 ईयर प्लान था उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई थी? तो ये क्वेश्चन भी आपको मोस्टली सबको पता ही होगा कि जो इसका सबसे ज़्यादा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी दी गई थी वो थी एग्रीकल्चर को। चलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान की एक बार बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1951 से 1956 तक चला था, और जो ये 5 ईयर प्लान की पॉलिसी ये हमने सोवियत यूनियन से बोरो करी थी, सोवियत यूनियन। और जो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये हेरोडोमार मॉडल के ऊपर बेस्ड था, और जो इसकी टारगेट ग्रोथ जो टारगेट रखा गया था वो था 2.1%, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो थी 3.6%। जो इस प्लान ने मेनली फोकस करा था एग्रीकल्चर पर, और जो मेन प्रॉब्लम्स थी हमारे सामने इस टाइम पे वो थी कि इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजी। पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान बना था उससे जो रेफ्यूजी आ रहे थे वो, और फूड शॉर्टेज भी थी, और जो इन्फ्लेशन था वो भी बढ़ रहा था। तो इस टाइम पर ये मेन प्रॉब्लम्स थी
5 ईयर प्लान लॉन्च होने से पहले। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट्स मराठी न्यू ईयर। कि जो इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो मराठी न्यू ईयर है उसको सेलिब्रेट करता है। तो हमारे ऑप्शंस है, पहला पोंगल, दूसरा गुड़ी पड़वा, उगाड़ी और मकर संक्रांति। तो जो मराठी न्यू ईयर फेस्टिवल होता है उसको कहा जाता है गुड़ी पड़वा। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम देख लेते हैं जो मोस्टली डिफरेंट स्टेट में न्यू ईयर के को किस नाम से बुलाया जाता है। तो जो हमारा पहला स्टेट है वो है सिक्किम। जो सिक्किम है उसमें न्यू ईयर को कहा जाता है लोसांग। मणिपुर में साजिबू चाइरोबा। असम में बोहाग बिहू। बोहाग बिहू को भी एक और नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर, उसमें नवरे। केरल में विशु। बिहार में जड़ शीतल या जुड़ शीतल। तमिलनाडु में पुंथुडू। महाराष्ट्र में, जैसा हमने देखा सवाल में, गुड़ी पड़वा। उड़ीसा में पाना संक्रांति। जो पारसी कम्युनिटी है वो नवरोज। और जैसे हमने JNK में देखा वो नवरे। वेस्ट बंगाल में पोइला बैसाख। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगाड़ी और तेलंगाना भी उगाड़ी। तेलंगाना। जो तिब्बत है उसमें लोसार। और जो सिंध है उसमें झूलेलाल जी की जयंती के लिए चेटी चंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कि विच बेनिफिट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कि जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है। तो हमारे ऑप्शंस है, इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। की जो अक्षय ऊर्जा है उसका बढ़ता हुआ उपयोग। फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड, घरों के लिए मुफ्त बिजली। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट, की जो सरकार के लिए बिजली की लागत में कमी। और डी है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो अगर आपने इस स्कीम के बारे में देखा होगा तो जो फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर प्राइवेट सेक्टर, इसके बारे में, स्कीम के बारे में कहीं भी बात नहीं की है। तो चलिए स्कीम को देख लेते हैं कि जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें सरकार ने 75,000 करोड़ रुपीज़ 1 करोड़ हाउसेज के लिए इसका प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की पर महीने और लगभग 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। ये प्लान गवर्नमेंट ने 29 जनवरी 2024 को अप्रूव किया था। Who among the following was the founder of बहिष्कृत हितकारिणी सभा सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ ऑस्ट्रासाइज। कि निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो जो हमारे ऑप्शन हैं वो पहला है आत्माराम पांडुरंग, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलिए BR अम्बेडकर जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जिनसे अक्सर एग्ज़ाम्स में सवाल आता है। तो जो BR अम्बेडकर जी थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। इसके साथ साथ वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे। इन्होंने 1927 में महद सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था जिसमें कि दलितों को एक प्रतिबंधित कुएं से पानी लेने का विरोध
करते हुए ये सत्याग्रह किया गया था। इसके बाद इन्होंने गांधी जी के साथ यरवता जेल में 1932 में पूना पैक्ट साइन किया था, जिसमें कि जो दलित थे उनके लिए सीटें रिजर्व की गई थी, जो जनरल इलेक्टोरेट था उसमें। इसके बाद जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, इसको भी फाउंड किया गया था 1924 में। और जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीज़ा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन डिड हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड डिस्कवर दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर कुड डिफ्लेक्ट ए नियर बाई मैग्नेटिक कंपास नीडल। कि जो हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने कब पता लगाया था कि एक तार में विद्युत धारा का प्रवाह पास के चुंबकीय कंपास सुई को विक्षेपित कर सकता है। तो जो हमारे ऑप्शंस है 1810, 1850, 1830 और 1820। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1820। चलिए इस सवाल के साथ साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज को भी देख लेते हैं। तो जो हमारी जो पहली डिस्कवरी है वो है कि एक्सरे की खोज 1895 में विलियम कॉनराड रोंटेजन के द्वारा की गई थी। और 1897 में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। इसके बाद जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी वो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, गोल्डस्टीन। हालांकि जो नाम था नेमिंग वो रदरफोर्ड की थी। इसके साथ जो इंसुलिन है उसकी डिस्कवरी भी बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा 1921 में की गई थी। इसके साथ साथ टीबी की वैक्सीन थी, उसको भी कार्लमेट और क्यूरेनी ने ही 1921 में डिस्कवर किया था। इसके बाद जो पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। और जो हमारा लास्ट है इसमें जो इम्पोर्टेंट है पोलियो वैक्सीन, इसको 1955 में जोनास सिल्क के द्वारा डिस्कवर किया गया था। Which amendment act paved the way for the introduction of goods and services tax in India? की जो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया गया था? तो जो हमारे ऑप्शन है वो है 100th अमेंडमेंट एक्ट, 101 अमेंडमेंट एक्ट, 102 अमेंडमेंट एक्ट और 103 अमेंडमेंट एक्ट। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 101st अमेंडमेंट एक्ट। जो 101वां संविधान संशोधन था उसके तहत जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि जो रिसेंट में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं और उनके क्या क्या प्रोविज़न है। तो 2050 में 100वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो बांग्लादेश है उसके साथ टेरिटोरियल एडजस्टमेंट किया गया था। 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जीएसटी का इंट्रोड्यूशन किया गया था। 2019 में जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए आरक्षण प्रदान किया गया था, 103वां संविधान संशोधन एक्ट। 2018 में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। 2020 में 104वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत जो SC/ST के लिए रिजर्वेशन था उसको बढ़ा दिया गया था। और 2021 में जो 80 BC की आइडेंटिफिकेशन की पावर थी उसको स्टेट को रिस्टोर करने के लिए 105वां संविधान संशोधन लाया गया था। और जो हाल ही में 106वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत
जो स्टेट और नेशनल पार्लियामेंट है उसमें वुमेन को 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, जैसे कि 16वां संविधान संशोधन, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमाओं का निर्धारण। 101वां संशोधन, वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत। 102वां NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। 103वां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। 104वां SC/ST आरक्षण का विस्तार और एंग्लो इंडियन सीटों को हटाना। 105वां SEBEC की पहचान करने की राज्य सरकारों की शक्ति बहाल करना। और 106वां संविधान संशोधन, लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स एंड लैक्सेटिव पॉपुलरली नोन एज। कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड और है उसको किस नाम से पॉपुलरली जाना जाता है। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स, उनको देख लेते हैं और उनके फॉर्मूले की। जो हमारे जो मेन सबसे पहले आता है कॉमन साल्ट, उसका फॉर्मूला है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। इसके बाद बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ बाद जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो केमिकल फार्मूला है वो CaOCl होल्ट वाइज। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था वो था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 होल्ट वाइज। इसके बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O। जो हमारा लास्ट है वो है जिप्सम CaSO4 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेन वाज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वाज वोन बाई कर्नम मल्लेश्वरी। जो कर्नम मल्लेश्वरी हैं उनके द्वारा जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो उन्हें कब प्रदान किया गया। तो जो कर्नम मल्लेश्वरी जी हैं इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इनको जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो 1994 और 95 में दिया गया था। बात अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो इसको सबसे पहले स्थापना की गई थी 91-92 में। उस टाइम पे इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और जो इसको पाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे वो थे विश्वनाथन आनंद जी, जिनका संबंध चेस से है। हालांकि 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसमें एक पदक, एक सर्टिफिकेट और 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। चलिए इस सवाल के साथ हम देख लेते हैं कि जो 7th शेड्यूल है उसके बारे में, कि जो संविधान का 7वां संशोधन है वो बात उसमें 3 लिस्ट है उनको मेंशन किया गया है। पहली होती है यूनियन लिस्ट, संघ सूची। इसमें
जो यूनियन है उससे रिलेटेड जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू हैं उनको मेंशन किया जाता है। उसमें प्रेजेंटली हैंड जो सब्जेक्ट हैं वो शो हैं। इसके बाद जो इसके साथ ही जो सेकंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उसमें जो लोकल और जो स्टेट के रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनको मेंशन किया गया है। इसमें जो वर्तमान सब्जेक्ट हैं वो हैं 61 और जो सबसे लास्ट में है वो है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची, इसमें 52 सब्जेक्ट हैं। हालांकि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, स्टेट लिस्ट में 61 और जो कॉन्करेंट लिस्ट थी उसमें 47 थे। हालांकि प्रेजेंटली इनकी संख्या है वो 100, 61 और 52 है। साथ ही जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट की। जो कॉन्करेंट इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है न्यूज़पेपर, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। साथ ही जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जो नीचे दी गई रिएक्शन है उनमें से कौन सी रिएक्शन है जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। जो हमारे इक्वेशंस है वो कि 2HNO3 और CaOH होल ट्वाइस, उसके साथ उसको कंबाइन करके बनाया गया है CaNO3 होल ट्वाइस और 2H2O। सेकेंड रिएक्शन है वो है MnO2 + 4HCl। इससे हमारा जो प्रोडक्ट बने हैं वो MnCl2, 2H2 और Cl2। इसके बाद FeCuSO4 से FeSO4 और Cu। जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है Na2SO4 + BaCl2। इससे जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं वो है BaSO4 2 NaCl। तो जो हमारी लास्ट रिएक्शन है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो अन्य है वो इसमें Ba से रिप्लेस हो गया और इसमें जो Ba है वो अन्य से रिप्लेस हो गया। तो यही होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है कि जैसे कि जो रिएक्टेंट है वो है AB और CD। तो इसमें जो A है ये दो कि A और C आर कैटायंस और B एंड D आर एनायंस। तो इसमें जो B है वो D को रिप्लेस कर लेगा और जो AD ये इसको रिप्लेस कर लेंगे। तो जैसे कि जो हमारी रिएक्शन है इसमें AgNO3 + 2 NaCl है। इसमें जो अन्य AgNO3 को Cl ने रिप्लेस कर लिया और जो सेकंड है NaCl, इसमें Cl को NO3 ने रिप्लेस कर लिया। तो इसी के साथ जो हमारे 15 क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।